हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वर्क की, है ना। वर्क की बात करेंगे और फिर हम लोग फ्लॉट का इक्वेशन पे आएंगे और देखेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है साइन कन्वेंशन का, ये डिफरेंस क्यों आता है। क्योंकि अक्सर बच्चों को पता नहीं रहता है कि क्यों ये आता है डिफरेंस, तो बच्चे होते हैं कन्फ्यूज़। तो कन्फ्यूज़न नाम की चीज़ आज के इस लेक्चर के बाद आपको नहीं होगी। और मैं तो बोलूँगा साथ ही साथ आप चाहो तो फिजिक्स का भी रिवीजन करना और केमिस्ट्री का, और देख लेना कि क्या डिफरेंस है, क्यों यहाँ पर साइन कन्वेंशन उल्टा आ रहा है वर्क का, क्यों उधर उल्टा आ रहा है, वो आज मैं क्लियर कर दूंगा, जो आपको शायद किसी किताब में नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि फिजिक्स वाले तो अपनी बात बोलेंगे, केमिस्ट्री वाले अपनी बात बोलेंगे, कोई दोनों की बात तो बोलेगा नहीं, है ना। चलो ठीक है, पहले देखते हैं वर्क। वर्क जो है बेसिकली इन थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जो वर्क की बात करते हैं, वी मेनली कंसंट्रेट ऑन प्रेशर वॉल्यूम वर्क पे हम लोग मेनली कंसंट्रेट करते हैं, जिसको पीवी वर्क भी बोलते हैं, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम वर्क पे हमारा क्या रहता है, फोकस रहता है। ठीक, अब जो वर्क डन केमिस्ट्री में लेते हैं हम लोग, वो dW इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी लेते हैं। या तो ऐसे लिखो या इसको इंटीग्रेट करके लिखोगे तो ऐसे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये हम लोग केमिस्ट्री में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी मैं इसको तुमको बताता हूँ। देखो, हम मान लेते हैं कि एक पिस्टन है। हम क्या मान लिए कि ये एक पिस्टन है जो अभी यहाँ पर था। ठीक, यहाँ पर था पिस्टन पे, मान लो पी एक्सटर्नल एक प्रेशर लग रहा था, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा था, है ना। ओके, ये पिस्टन का एरिया कितना है, इस पिस्टन का एरिया ए है। ठीक, अब अंदर में तो गैस है, अंदर में क्या है, गैस है। ठीक, अब सपोज करो गैस एक्सपेंड कर रही है, सपोज गैस एक्सपेंड कर रहा है। तो गैस अगर एक्सपेंड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंड कर रहा मतलब ये पिस्टन ऊपर उठेगा, क्योंकि कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो गैस का वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब ये पिस्टन ऊपर उठेगा। अब सपोज ये पिस्टन ऊपर उठते उठते यहाँ पर आ गया। अब ये पिस्टन ऊपर उठते उठते यहाँ पर आ गया, क्या अभी भी एक्सटर्नल प्रेशर तो पी एक्सटर्नल ही होगा। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर का, सराउंडिंग का जो वो प्रेशर है वो कितना है, अभी भी पी एक्सटर्नल ही है जब गैस यहाँ पर भी आया तो। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्सटर्नल है। ओके, अब ये जो हाइट राइज हुआ, पिस्टन का जो हाइट राइज हुआ, ये सपोज एच है। एच डिस्टेंस जो है पिस्टन यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया। ठीक, गैस का वॉल्यूम मान के चलो इनिशियली वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया गैस का, V2 हो गया। एक्सपेंड कर रहा है गैस, हमने सपोज कर लिया कि गैस एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अब वर्क डन हम लोग वो निकालेंगे, पता है, सिस्टम का। अच्छा, सिस्टम जो वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क मतलब गैस जो ये एक्सपेंड कर रहा है, ये हम बोल सकते हैं कि इसको, इस एक्सपेंड होने को रोक कौन रहा है, अपोजिंग फोर्स क्या है। क्या एक्सटर्नल प्रेशर में जो फोर्स है वो गैस को एक्सपेंड करने से रोक रहा है, बोल सकते हैं। हाँ, तो हम लोग जो वर्क डन निकालेंगे, हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम तो निकालेंगे, लेकिन ड्यू टू अपोजिंग फोर्स, है ना, ड्यू टू अपोजिंग फोर्स। और अपोजिंग फोर्स हमारा कहाँ छुपा है, इस पी एक्सटर्नल में। तो हम ये बोल सकते हैं कि द फोर्स अपोजिंग द एक्सपेंशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको हम लोग पी एक्सटर्नल भी बोल रहे हैं। ठीक, एंड द एरिया ऑफ द पिस्टन, जो कि क्या है, ए है। इसका मतलब जो अपोजिंग फोर्स है, जो एक्सपेंशन को अपोज कर रहा है, वो फोर्स क्या है, वो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू, वो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं पी एक्सटर्नल इंटू ए, ये जो होगा अपोजिंग फोर्स होगा। पी एक्सटर्नल इंटू ए, ये अपोजिंग फोर्स होगा। तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू ए। और क्योंकि हम इस फोर्स को अपोजिंग फोर्स बोल रहे हैं, तो इसमें हम लोग इसको वो माइनस एफ भी बोल सकते हैं। दिस इज माइनस एफ। क्यों? क्योंकि ये फोर्स अपोजिंग है।
ठीक है, चलो इसको हम लोग आगे वो लिख लेंगे, पी एक्सटर्नल इंटू ए। ये फोर्स समझ में आया कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसमें जो फोर्स है वो कितना है, पी एक्सटर्नल इंटू ए। अब हम लोग लिखेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, तो वर्क डन को हम लोग बोल रहे हैं W, तो W इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि जितना पिस्टन का डिस्टेंस मूव हुआ है, डिस्टेंस मूव्ड है ना, डिस्टेंस मूव्ड इनटू अपोजिंग फोर्स, क्योंकि हम लोग जो डेफिनेशन देते हैं वर्क डन का वो क्या देते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही देते हैं, तो है ना, तो डिस्टेंस मूव्ड अपॉन इनटू अपोजिंग फोर्स। ठीक, डिस्टेंस जो मूव्ड हुआ है पिस्टन का वो कितना हुआ, h, डिस्टेंस मूव h हुआ, इनटू अपोजिंग फोर्स कितना लग रहा है, p एक्सटर्नल इनटू a, और क्योंकि इसको हम लोग अपोजिंग फोर्स बोल रहे हैं तो इसके आगे माइनस साइन रख सकते हैं, अपोजिंग फोर्स है तो, है ना, ठीक है, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए लिख दिए। तो क्या इस माइनस साइन को अगर यहाँ बाहर ले लो तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर लिए हैं। तो अब इस एरिया इंटू हाइट को वॉल्यूम बोल सकते हैं क्या, एरिया इंटू हाइट को चेंज इन वॉल्यूम सपोज। अच्छा, स्टार्टिंग में V1 था, बाद में V2 हो गया, तो ये जो है ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल V बोल सकते हैं क्या, दिस इज डेल V। और ये जो डेल V है क्या ये एरिया इंटू हाइट होगा क्या, इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये एरिया है क्योंकि पिस्टन का एरिया A है, तो ये एरिया इंटू हाइट, तो इसका एरिया आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा पूरा, एरिया इंटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, तो एरिया इंटू हाइट करेंगे तो डेल V हो जाएगा। तो क्या हम लोग माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल V बोल सकते हैं, दिस इज वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। तो समझ में आ रहा है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है पी एक्सटर्नल W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी या माइनस पी एक्सटर्नल डेल V क्यों होगा, क्योंकि हम ये मान रहे हैं अपोजिंग फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है। ठीक है, सिस्टम वर्क कर रहा है लेकिन उसको अपोज कौन कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसी में थोड़ा सा लाइन लिखो, पहले इतना लिख लो पहले, ठीक, अब लिखो द एक्सटर्नल प्रेशर डिटरमाइंस how much work a system does when it expands through a given volume। इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर डिटरमाइन करेगा कि कितना वर्क एक सिस्टम कर रहा है ना, कितना वर्क एक सिस्टम कर रहा है जब वो एक्सपेंड हो रहा है, तो है ना, थ्रू ए गिवन वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा अपोजिंग फोर्स होगा और फिर उतना ज़्यादा सिस्टम को वर्क करना पड़ा होगा एक्सपेंड होने के लिए। हम क्या बोल रहे हैं, लिखो पहले उसको कि द ग्रेटर इज द एक्सटर्नल प्रेशर, द ग्रेटर विल बी द फोर्स, द ग्रेटर विल बी द अपोजिंग फोर्स, है ना। अच्छा, अपोजिंग फोर्स इतना तो तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हो ना कि बिना अपोजिंग फोर्स के वर्क डन हो ही नहीं सकता है। जो हम लोग वर्क डन एक बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो फ्रिक्शन जो होता है, तो अगर फ्रिक्शन वो रहेगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा उतना ज़्यादा बॉल को वर्क वो करना पड़ेगा ना जाने के लिए। तो अपोजिंग फोर्स जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर हो उतना ज़्यादा गैस को जो सिस्टम है उसको वर्क वो करना पड़ेगा एक्सपेंड होने के लिए। बात समझ रहे हो? तो वही लाइन लिख रहे हैं, द ग्रेटर इज द एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब द ग्रेटर विल बी द अपोजिंग फोर्स, एंड सो द ग्रेटर इज द वर्क ए सिस्टम डज, और एक सिस्टम को, एंड द ग्रेटर इज द वर्क ए सिस्टम हैव टू डू, या ए सिस्टम डज, एक सिस्टम ज़्यादा वर्क करेगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब अपने को याद रखना, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी बोलो, या W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी बोलो। डी वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी मतलब भी चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, अब मान लो एक्सटर्नल प्रेशर अगर जीरो हो जाए, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो,
प्रेशर इज जीरो, या इसी को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, बाहर में कोई प्रेशर ही नहीं है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो वर्क डन बोल सकते हैं जीरो इंटू डेल्टा वी, जो भी होगा जीरो होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन कितना होता है? ज़ीरो होता है। पॉइंट क्लियर है? ठीक। अब साइन कन्वेंशन में से लिख लो, साइन कन्वेंशन में लिख लो कि वर्क डन बाय द सिस्टम ये निगेटिव होता है, और वर्क डन, और फिजिक्स में उल्टा होता होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में पॉजिटिव होता होगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव होता होगा। लेकिन केमिस्ट्री में जस्ट उल्टा है। क्यों है वो भी हम अभी बता रहे हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम ये हमारा पॉजिटिव। ठीक। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक्सपेंशन होगा, इफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अकर्स, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा बता सकते हो? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? डेल्टा वी या डी वी, डेल्टा वी और डी वी क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? वॉल्यूम एक्सपेंड किया मतलब फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा इनिशियल से, तो डेल्टा वी तो पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी पॉजिटिव होगा। और वर्क डन क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी होता है, और डी वी पॉजिटिव है। ठीक है, डी वी पॉजिटिव है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? पी तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ओवरऑल क्या हो जाएगा? वो निगेटिव होगा वर्क डन। एक्सपेंशन के केस में वर्क डन निगेटिव हो रहा है। ठीक है, निगेटिव वर्क। और वही इफ वॉल्यूम कंट्रैक्शन अकर्स, तो डी वी बोलो या डेल्टा वी बोलो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब क्या? फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम हो जा रहा है, तो डी वी क्या हो जाएगा? डी वी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये इस बार निगेटिव हो जाएगा। और डब्ल्यू क्या हो जाता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, और डी वी भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब पॉजिटिव वर्क होगा। ये ध्यान रखना, डी वी और डेल्टा वी निगेटिव हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है? पॉजिटिव वर्क। क्लियर? तो आपको ध्यान में रखना है। अब साइन कन्वेंशन बता देते हैं। अब क्या बताते हैं? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन बेसिकली क्या है कि Q, W और इंटरनल एनर्जी E, या इसी को U, इन तीनों का साइन बताता है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तुमने फिजिक्स में पढ़ रखा है। मैं एक तरफ फिजिक्स एक तरफ केमिस्ट्री करके कंपैरिजन कर दूंगा, सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखो फिजिक्स क्या मानता है। फिजिक्स जो है, फिजिक्स रेफरेंस मानता है गैस को मतलब जो अंदर में गैस है, सिस्टम के अंदर जो गैस है उसको रेफरेंस मानता है। और केमिस्ट्री जो रेफरेंस मानता है, इन केमिस्ट्री रेफरेंस जो ये होता है वो सराउंडिंग को लेता है, मतलब सराउंडिंग को इंपॉर्टेंस दे रहा है केमिस्ट्री। अब फिजिक्स ये बता रहा है कि फिजिक्स में सराउंडिंग का कोई रोल वो नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये मान रहा है कि उसका गैस ही रेफरेंस है, और यूनिवर्सल तुम देखोगे दोनों के लिए इन जनरल वाली बात हम बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय द रेफरेंस इज पॉजिटिव in both physics and chemistry, and work done on the system is negative
इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। रेफरेंस अगर वर्क करेगा तो वो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और वर्क डन ऑन द रेफरेंस, सॉरी, वर्क डन बाय द रेफरेंस और वर्क डन ऑन द रेफरेंस लिख दो, ये ज़्यादा सही रहेगा। वर्क डन ऑन द रेफरेंस, अगर रेफरेंस वर्क करेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, अगर वर्क रेफरेंस पर होगा तो वो नेगेटिव होगा, दोनों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। अब देखो कैसे, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। एक और पेज ले लेते हैं, है ना। अब देखो, अगर मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, अगर मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, सपोज ये गैस है, ये एक्सपेंशन हो रहा है, तो फिजिक्स इसको क्या बोलेगा पता है? फिजिक्स इसको बोलेगा कि गैस एक्सपेंड हुआ, गैस एक्सपेंड हुआ, है ना, गैस एक्सपेंड हुआ, ठीक। यानी हम बोल सकते हैं कि रेफरेंस ने काम किया, रेफरेंस डज द वर्क, रेफरेंस ने काम किया कि गैस ने काम किया। तो अगर गैस एक्सपेंड हुआ इसका मतलब रेफरेंस ने काम किया, क्यों? क्योंकि रेफरेंस हम किसको माने थे? गैस को, है ना। तो गैस एक्सपेंड हुआ मतलब रेफरेंस ने काम किया, रेफरेंस डज द वर्क। तो हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस ने अगर काम किया तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। चलो इसी को केमिस्ट्री में समझते हैं। इसी को अगर केमिस्ट्री में समझो, अगर एक्सपेंशन होगा, अगर एक्सपेंशन हुआ, सपोज एक्सपेंशन यहाँ है, तो इस केमिस्ट्री में लोग पी एक्सटर्नल को नहीं भूलते हैं, हम लोग पी एक्सटर्नल पर जोर देते हैं, यानी सराउंडिंग का जो प्रेशर है। तो हम ऐसा मानते हैं कि यार ये था पहले यहाँ पर था, अब ये ऊपर गया, मतलब सराउंडिंग पे कुछ काम हो रहा है, सराउंडिंग पे कुछ काम हो रहा है। हमारा रेफरेंस इसमें क्या है? सराउंडिंग, केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में रेफरेंस क्या है? गैस। तो जब गैस काम कर रहा है इसका मतलब फिजिक्स में रेफरेंस गैस है, तो जब गैस काम कर रहा है इसका मतलब रेफरेंस काम कर रहा है, इसका मतलब वर्क पॉजिटिव होगा। और एक्सपेंशन का केस अगर तुम केमिस्ट्री में लोगे तो सोच के देखो, एक्सपेंड हो रहा है मतलब रेफरेंस क्या है? हमारा सराउंडिंग, इसका मतलब सराउंडिंग पे कुछ काम हो रहा है। रेफरेंस क्या है? सराउंडिंग, रेफरेंस पर वर्क हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब सराउंडिंग के ऊपर कुछ काम हो रहा है, तो सराउंडिंग के ऊपर कुछ काम हो रहा है मतलब वर्क डन ऑन द रेफरेंस या बाय द रेफरेंस? वर्क डन ऑन द रेफरेंस। और इसमें एक्सपेंशन के केस में क्या हो रहा था? वर्क डन बाय द रेफरेंस, क्योंकि हमको रेफरेंस किसको माने थे? गैस को। एक्सपेंड हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि गैस जो रेफरेंस है वो काम कर रहा है, वो वर्क कर रहा है ना। इसमें हम क्या मान रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब बोलने का तरीका अलग है, बस। एक्सपेंशन हो रहा है ठीक है, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं क्या कि भाई सराउंडिंग पे काम कर रहा है, सराउंडिंग के ऊपर काम हो रहा है, सराउंडिंग के ऊपर काम हो रहा है, रेफरेंस के ऊपर काम हो रहा है। रेफरेंस के मतलब वर्क डन ऑन द रेफरेंस। और वर्क डन ऑन द रेफरेंस हमने अभी लिखा, जनरल वाली बात, कि वर्क डन ऑन द रेफरेंस होगा जब भी तो वो नेगेटिव होगा। एक्सपेंशन का केस समझ गया? तुम चाहो तो रफली इस चीज़ को लिख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिखने की ज़रूरत है, बस समझ लो ताकि कभी कन्फ्यूज़न ना हो, और बहुत लोगों को पता नहीं होता है ये, ठीक है। दूसरा, ये एक्सपेंशन का केस देखे दोनों में। चलो अब फिजिक्स में कंप्रेशन का केस देखते हैं। कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन का केस देखोगे, कंप्रेशन का केस, तो पहले सिस्टम यहाँ था, अब कंप्रेस होकर सिस्टम यहाँ पर आ गया, ये हो गया V2, ये हो गया V1, ये हो गया, ठीक है, कंप्रेशन। तो अब हम क्या बोलेंगे इसमें? क्या बोलेंगे? कंप्रेशन हुआ, इसका मतलब कंप्रेशन वो किसका हुआ? गैस का, इसका मतलब गैस पे वर्क हुआ, इसका मतलब रेफरेंस पर वर्क हुआ, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कंप्रेशन के केस में फिजिक्स में बोलेंगे वर्क डन ऑन द रेफरेंस, फिजिक्स में बोलेंगे वर्क डन ऑन द रेफरेंस, है ना। या इसी को बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना। और इस चीज़ को नेगेटिव लिखते हैं, क्यों?
क्योंकि हमने पहले ही लिखवा दिया कि अगर वर्क रेफरेंस पे होगा, अगर वर्क रेफरेंस पे होगा तो आपका क्या होगा, वो वर्क निगेटिव होगा। और फिजिक्स में रेफरेंस पे ही वर्क हो रहा है क्योंकि गैस पे वर्क हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है बोल रहे हैं, है ना, तो ये निगेटिव है। अब इसी चीज़ को केमिस्ट्री में देखें, केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में भी मान लो इसी के करस्पॉन्डिंग ये पहले था, है ना, यहाँ पर पी एक्सटर्नल नहीं भूलना है केमिस्ट्री में, क्योंकि सराउंडिंग को रेफरेंस ले रहे हैं हम, सब कुछ वो सराउंडिंग के भरोसे है। अब उसके बाद ये कंप्रेस होके यहाँ आया, ये V2 है, ये V1 है, ठीक। अब जब कंप्रेस होके यहाँ आया, जब कंप्रेस होके यहाँ आया तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई ये तो सराउंडिंग जो है काम कर रहा है, रेफरेंस क्या है सराउंडिंग, और वो कुछ काम कर रहा है, वो धकेल रहा है किसी चीज़ को, है ना, तो रेफरेंस काम कर रहा है इस बार। तो हम इसमें बोलेंगे वर्क डन बाय द रेफरेंस, वर्क डन बाय द रेफरेंस, या वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखो दोनों में ये लाइन तो कॉमन है, सिस्टम पे तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है ये डिपेंड करता है, रेफरेंस कर रहा है कि रेफरेंस पर हो रहा है। अब हाँ, फिजिक्स में हम लोग सिस्टम को रेफरेंस मान लेते हैं, केमिस्ट्री में सराउंडिंग को रेफरेंस मानते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग सराउंडिंग को रेफरेंस मानते हैं, है ना, और फिजिक्स में सिस्टम को रेफरेंस मानते हैं। सिस्टम क्या है मेरा, गैस, और इधर वो सराउंडिंग वो रेफरेंस है, वो सराउंडिंग क्या है, पी एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब देखो वर्क डन बाय द रेफरेंस इसमें लिखेंगे, लेकिन ये लाइन तो दोनों में एक ही होगा ना कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे इसमें भी वर्क हो रहा है, तो ये चीज़ क्या होगा, वर्क डन बाय द रेफरेंस क्या होता था, वर्क डन बाय द रेफरेंस पॉजिटिव होता था। तो क्या हम वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द रेफरेंस पॉजिटिव बोलेंगे? क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का वर्क डन में। एक बार अपना चेक कर लेना, फिजिक्स में भी क्या ऐसा ही है कि नहीं है ना। तो फिजिक्स और वो केमिस्ट्री में हम बोल सकते हैं कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो या वर्क डन बाय द सिस्टम हो, सिस्टम के द्वारा वर्क हो, तो फिजिक्स में हम पॉजिटिव बोलते हैं, है ना, और केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो ये नेगेटिव। देखो कंफ्यूज मत होना ना, क्या करो, कंफ्यूज नहीं होना है तो रेफरेंस याद रखो कि फिजिक्स में रेफरेंस क्या मानता है, गैस यानी सिस्टम को, केमिस्ट्री में रेफरेंस क्या है, सराउंडिंग यानी पी एक्सटर्नल को। अब एक ही लाइन याद करना कि भाई जो भी काम करेगा रेफरेंस अगर काम करेगा, रेफरेंस अगर काम करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, और अगर रेफरेंस पर काम होगा तो वो वर्क डन नेगेटिव होगा। सिंपल, एक लाइन में ख़त्म, सारा कन्फ्यूज़न ही ख़त्म, डिलीटेड, ऑल कन्फ्यूज़न डिलीटेड, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। हमने समझा दिया है क्यों। वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, और इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। क्लियर है? 2 पॉइंट है ना। अब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम ना कह के ऐसा बोल दे कि एक्सपेंशन हो रहा है या कॉम्प्रेशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या, वर्क डन इन एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या, एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब क्या बता सकते हो? एक्सपेंशन हो रहा है मतलब गैस एक्सपेंड कर रहा है, गैस एक्सपेंड कर रहा है इसका मतलब फिजिक्स में क्या हुआ, सोचो। वर्क डन इन एक्सपेंशन, फिजिक्स में इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम? ऑब्वियसली वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसमें सोचो तो, वर्क डन इन एक्सपेंशन, देखो तुम फिजिक्स में लिखते हो वर्क डन इज इक्वल टू लिखते हो पी डी वी,
केमिस्ट्री में लिख दो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंशन में जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, P इंटू डी वी, वी टू माइनस वी वन, है ना, तो ये पॉजिटिव आएगा। वर्क डन इन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब क्या, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन, लेकिन तुम वर्क डन हमेशा क्या लिखोगे, केमिस्ट्री में वर्क डन हमेशा लिखोगे माइनस पी डी वी, ठीक है। तो ये अभी काट दो, एक्सपेंशन और ये क्वेश्चन से तुम समझोगे, ये अभी काट के बस ये लिख दो कि फिजिक्स में वर्क डन होता है पी डी वी, केमिस्ट्री में वर्क डन होता है पी एक्सटर्नल डी वी माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। अच्छा, अब केमिस्ट्री में दो बात, अब तुमको पता है केमिस्ट्री में दो बात कि रिवर्सिबल रहेगा तो डब्लू क्या लिखेंगे। अच्छा, रिवर्सिबल जब प्रोसेस था, याद करो, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें पी एक्सटर्नल और गैस का प्रेशर बराबर होता था क्या, याद करो, पलट लो पलट लो पलट लो पलट लो, होता था बराबर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि माइनस पी डी वी भी बोल सकते हैं क्या, वेयर पी इज क्या, पी इज प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, या जिसको पी इंटरनल भी बोल रहे हैं हम, पी इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, है ना। तो क्या पी एक्सटर्नल को पी डी वी लिख सकते हैं क्या, पी एक्सटर्नल को पी डी वी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, ओके। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ, इरिवर्सिबल हुआ तो सबसे पहले वर्क डन क्या होता है मेरा, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। यहाँ पर पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पी नहीं लिख सकते हैं, पी यानी प्रेशर ऑफ गैस नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ हमको क्या पी एक्सटर्नल ही रखना होगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है पी एक्सटर्नल डी वी केमिस्ट्री में। क्यों, क्योंकि हमने रेफरेंस माना है सराउंडिंग को, हमने रेफरेंस माना है सराउंडिंग को, पी एक्सटर्नल को, जो एक्सटर्नल एजेंट है, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में हम लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में तुम हमेशा पी डी वी ही इसलिए लिखते हो क्योंकि फिजिक्स में तुमने सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा है, इसलिए तुम गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा बराबर मान रहे हो, तो तुम पी ले रहे हो। बात समझ रहे हो, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस। इसका मतलब तुम्हें केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ना है, रिवर्सिबल भी पढ़ना है, इरिवर्सिबल भी पढ़ना है ना, रिवर्सिबल भी इरिवर्सिबल भी। आइसोथर्मल में रिवर्सिबल भी पढ़ोगे, इरिवर्सिबल भी, एडियाबैटिक रिवर्सिबल भी इरिवर्सिबल भी। तो केमिस्ट्री में एक्चुअली ज़्यादा पढ़ रहे हो तुम, फिर एंट्रोपी भी पढ़ोगे केमिस्ट्री में, फिर थर्मो केमिस्ट्री अलग से पढ़ोगे, तो लंबा चैप्टर है, नो डाउट, ठीक। बट समझ के करोगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बहुत स्मूथली निकलेगा। तो अपने को वर्क डन हमेशा याद रखना है केमिस्ट्री में माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल या पी गैस, है ना, पी क्या है प्रेशर ऑफ गैस, या जिसको पी इंटरनल भी बोल रहे हैं, तो पी डी वी लिख सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी डी वी नहीं बोल सकते हैं, पी एक्सटर्नल डी वी। और एक खास बात बताए थे, रिवर्सिबल में ये प्रेशर कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है, सोच के बताओ, लिखवाए भी होंगे। रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल या जो प्रेशर है दोनों तो बराबर ही है वो, लेकिन क्या होता है वेरिएबल होता है हर स्टेज पे, तो दिस इज वेरिएबल। वहीं इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया वर्क डन का। साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कि वर्क डन इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, इसमें पी डी वी, ठीक। अब देखो, फिर इधर फिजिक्स है, इधर केमिस्ट्री है, बाकी सब सेम है। हीट एक्सचेंज के बारे में बताओ। हीट, अगर हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम हो, इनटू द सिस्टम हो, तो उसको फिजिक्स में क्या लेते हैं, पॉजिटिव। केमिस्ट्री में भी वही लेते हैं, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, इनटू द सिस्टम को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। और हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम, हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। और केमिस्ट्री में भी हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम या फ्रॉम द सिस्टम या इनटू द सराउंडिंग। देखो लैंग्वेज पकड़ना, थर्मोडायनेमिक्स में लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। लिखेगा हीट फ्लोज इनटू द सराउंडिंग, अब तुम इनटू करके थोड़ी वो डिसाइड करोगे। अगर सिस्टम के अंदर हीट जा रहा है तो पॉजिटिव, और सिस्टम से बाहर जा रहा है मतलब सराउंडिंग। अच्छा, सिस्टम से बाहर कहाँ जाएगा,
सराउंडिंग में ही तो जाएगा। और क्वेश्चन में लिखा है हीट फ्लोज इनटू द सराउंडिंग इज इतना, तो तुमको क्या समझना है कि भाई वो तो हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम की बात कर रहा है, क्योंकि सिस्टम से बाहर निकल रहा है और इनटू द सराउंडिंग जा रहा है, तो वो एक्चुअली ये केस है, हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। तो लैंग्वेज पकड़ना होगा तुम्हें, जैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डायरेक्ट थोड़ी ना बोलेगा कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, तुम जानो, तुम लैंग्वेज पढ़ो और तुम जानो कि प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। बोलेगा कि ए वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब बताओ कि किसकी बात कर रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस की या इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इतना ही लाइन बोला कि ये वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब तुम्हें देखना यार एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट किस में होता है, अरे हाँ इरिवर्सिबल में होता है, यानी ये प्रोसेस इरिवर्सिबल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पकड़ना होगा। या आप बोल देगा कि ए वर्क इज डन अगेंस्ट वेरिएबल प्रेशर, प्रेशर वो वेरिएबल है, इसका मतलब प्रेशर वेरिएबल किस में होता है, रिवर्सिबल में होता है। या बोल देगा कि एक बहुत वेरी स्लो प्रोसेस इज गोइंग ऑन, इसका मतलब वेरी स्लो प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ए वेरी फास्ट प्रोसेस तो इरिवर्सिबल होता है। तो लैंग्वेज तुम्हें पकड़ना होगा, इसलिए इतना बारीकियों पर हम वो फोकस कर रहे हैं, एक एक बारीकी पर, है ना। तुम क्वेश्चन करोगे फिर तुम्हें फील होगा कि हाँ ये इसका मतलब, ये इसका मतलब। तो हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम ही हो गया। तीसरा इंटरनल एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ी, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ सिस्टम का, इंक्रीज ऑफ द सिस्टम, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव होगा। इंटरनल एनर्जी अगर सिस्टम का इंक्रीज हो रहा, इसका मतलब पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल इंटरनल एनर्जी सॉरी चेंज लिख दो, क्योंकि हम लोग हमेशा चेंज की बात करते हैं ना, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव है, तो फाइनल मतलब हम बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ होगा सिस्टम का, जितना पहले था उससे इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, इसका मतलब निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव। ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, मतलब अगर वो निगेटिव है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं फाइनल जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो कम हुआ होगा, तभी तो चेंज निगेटिव आ रहा है। ठीक है, और सेम चीज़ इसमें भी, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर भी उतार दो, वो तुम कर लोगे अच्छे से, आई नो। तो हीट और इंटरनल एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा क्या, कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन वर्क डन में फ़र्क है। क्लियर है ना, ओके। अब हम लोग फर्स्ट लॉ यहाँ लिख सकते हैं और इसी के साथ एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, फ्लॉट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीवी वर्क के बारे में लिख लेते हैं। पीवी वर्क कर्व, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व दिया रहेगा, तुमको उसका वर्क डन निकालना। तो सबसे पहले लाइन की एरिया इनक्लोज्ड, ये भी तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हो, एरिया इनक्लोज्ड अंडर P वर्सेस V कर्व, P वर्सेस V कर्व विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, जो मैग्नीट्यूड है वर्क का वो दे देगा। ठीक है, और अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज में है, फॉर क्लॉकवाइज प्रोसेस वर्क क्या होगा, नेगेटिव, और फॉर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस वर्क जो है क्या होगा, पॉजिटिव। एक एग्जांपल देंगे, बाकी के 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, है ना। प्रेशर वॉल्यूम 3 atm 1 atm, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है, ये वॉल्यूम का है, ये जो वॉल्यूम है ये 1 लीटर है, ये जो वॉल्यूम है ये 2 लीटर है। ठीक, प्रोसेस ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से वो सपोज प्रोसेस स्टार्ट हुआ ऐसे 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 गया, तो ये जो प्रोसेस है ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो जो वर्क आएगा वो इतना तो पक्का है कि कुछ नेगेटिव आएगा। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
वो इसका एरिया निकाल दो। अब इसका एरिया कितना होगा, यहाँ से यहाँ 1 से 2 कितना का गैप है 1, यानी इसका ये हो गया 1, और ये 1 से 3 ये कितना का गैप है 2, तो ये हो गया 2। इसका मतलब ये 2 ये 1, तो एरिया कितना होगा 2 × 1 2 होगा, यानी एरिया होगा 2। एरिया क्या होगा 2। तो वर्क डन हम बोल सकते हैं कि -2, और इसका वो यूनिट क्या होगा, प्रेशर दिया है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम दिया लीटर में, तो एटमॉस्फेयर लीटर इसका यूनिट हो जाएगा। बात समझे। पीवी वर्क कितना हो जाएगा -2 एटमॉस्फेयर लीटर। इसी को जूल में कन्वर्ट करना है तो बताए थे -2 × 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो जूल में आ जाएगा। नीट में 100 से भी वो मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू रखते हैं, तो नीट में 100 से ही मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट 100 जूल से वो मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी वर्क एटमॉस्फेयर लीटर में होगा वो जूल में आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने कल बता दिया था तुमको। तो ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने, इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे देता हूँ, होमवर्क करोगे। ठीक है, ये वॉल्यूम V1 है, ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है V1 ये V2, और इसका जो है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से इधर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये खुद ही समझना है तुमको, हम यहाँ भी लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम है और इधर प्रेशर है। ठीक, तो तुमको बताना है कि वर्क डन क्या होगा। वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। एरिया क्या है, सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², मतलब तुमको रेडियस चाहिए, और रेडियस क्या होगा मिड पॉइंट सर, ऐसे ये डिस्टेंस, तो मिड पॉइंट हम बोल सकते हैं V1 और V2 का आधा होगा एकदम, है ना। यानी ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हम बोलेंगे कि ये वाला डिस्टेंस होगा V2 - V1, डायमीटर, ये डायमीटर होगा V2 - V1, और रेडियस कितना होगा इसका आधा, तो r हो गया इसका आधा, πr² रख दो वैल्यू। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। हमेशा पॉजिटिव निगेटिव साइन लगाओगे, ऐसा नहीं कि सर अगर कुछ नहीं लिखे तो पॉजिटिव है ना, नहीं, तुमको दिखाना पड़ेगा अगर प्लस लिख रहे हो या नहीं। हीट में भी इंटरनल एनर्जी में, और इंटरनल एनर्जी में तो ज़रूर, बिना इंटरनल एनर्जी अगर कहीं लिख रहे हो U = तो ज़रूर तुमको प्लस माइनस लिखना ही है, तब तो पता चलेगा इंटरनल एनर्जी घटा है कि बढ़ा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, पीवी की बात करें तो एक एलिप्स दे रहे हैं, एलिप्स है ना, एलिप्स है ये। ठीक है, और इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट है V1, ये एक्सट्रीम पॉइंट है V2। ये बेसिकली एडवांस के लिए है, एडवांस वाले कर देंगे। एरिया ऑफ एलिप्स उनको पता है, एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है एडवांस वाले, πAB है ना, वेयर A इज़ मेजर, सेमी मेजर एक्सिस, B इज सेमी माइनर एक्सिस, जो भी है अपना कर लोगे। ठीक है, ये बेसिकली एडवांस के लिए क्वेश्चन है। लेकिन ए क्या है, ए को हम मान लो बोल रहे हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या है सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। अब ये हो गया मेजर एक्सिस और ये हो गया माइनर एक्सिस। अब ये हो गया मेजर एक्सिस, यानी जो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा इसका आधा, ये हो गया मेजर एक्सिस, तो मतलब सेमी मतलब आधा, आधा मेजर एक्सिस, तो वो होगा ए। अब ये आधा वो मेजर एक्सिस क्या होगा तुम निकालोगे, है ना, वॉल्यूम के टर्म में जो भी होगा या प्रेशर के टर्म। और माइनर एक्सिस क्या होगा, ये डिस्टेंस। अब यहाँ पर इसके लिए हम ये लिख देते हैं कि ये पॉइंट आपका P1 है और ये पॉइंट आपका P2 है। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए हम आपको दिखा दें कि मान लो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, ऐसे दिखा दिया एरो, ऐसे मतलब इस तरह से जा रहा है ना क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका वर्क डन इतना मैं बता सकता हूँ कि भाई क्लॉकवाइज है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना आएगा सोचो। आंसर इज वर्क डन इज इक्वल टू -π V2 - V1/2 इंटू P2 - P1/2, जिसका आ गया खुशी मना लेना, है ना। चलो अब हेडिंग दो फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लॉट। ठीक है,
ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. It can only change form from one form to other. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है. ठीक है. और हमको यही पता है कि हीट एंड वर्क आर क्या, हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना, आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब देखो, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डी यू, मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी है बॉडी की, जो भी या किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो सकती है Q प्लस डब्ल्यू में, हीट और वर्क में. मतलब एक फॉर्म से इंटरनल एनर्जी एक फॉर्म था, वो दूसरे फॉर्म हीट और वर्क एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. दोनों बराबर होगा. जितना देखो चेंज लिखा है मैंने, जितना ये चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में वो dQ प्लस dW के बराबर होगा. ठीक है. इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, है ना, E या Q. ठीक है. ये क्या है, Q हीट है और ये वर्क है. ठीक. अब क्या हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, DE इज इक्वल टू, देखो DQ लिखो या Q लिखो, DQ माइनस वर्क को क्या लिख सकते हैं, P एक्सटर्नल डेल्टा भी लिख सकते हैं क्या, वर्क डन केमिस्ट्री में माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा भी हमेशा लिखेंगे. ठीक. बात समझ रहे हो, लिख सकते हैं ना. वेरी गुड. या फिर DQ माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V2 को V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं, है ना. तो इस तरह से फॉर्म, लेकिन मेन फॉर्म क्या है, ये है VVI. ये बोलो या ये बोलो, या फिर सिंपली तुम अगर ऐसे भी याद रखो डेल्टा यू इजल टू Q प्लस डब्ल्यू, सिर्फ ये भी याद रखो तो भी चलेगा. डेल्टा यू इजल टू Q प्लस डब्ल्यू, साइन देखना प्लस है ना. ओके. और हाँ, अब कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन करोगे तो सबको अपने प्रॉपर साइन के साथ, मान लो बोला कि एक ऐसा क्वेश्चन सही समझाना होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन समझ. टाइम की कमी से मैं क्वेश्चन का एग्जांपल डायरेक्ट ले लेता हूँ. पुट द वैल्यू ऑफ del u q and w with proper sign. अभी क्वेश्चन जब इस पे होगा तो इसको वो यूज़ करना है ना, और इसको यूज़ करो. कैसे करोगे, देखो एक क्वेश्चन है कि a sample of gas present in a cylinder fitted with a sample of gas present in a cylinder fitted with a frictionless piston, और ये एक्सपेंड हो रहा है, expands against a constant pressure, against a constant pressure, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है ना, against a constant pressure of 1 atm from a volume 2 liter to 12 liter. During this process नहीं दिख रहा क्या, देखो, during this process it absorbs 600 joule of heat. It absorbs 600 joule of heat. वो किसके बारे में वो बात हो रहा है, एग्जाम्पल ऑफ गैस के बारे में, है ना. तो इसका मतलब इट एब्जॉर्ब्स 600 जूल ऑफ हीट, मतलब व्हाट,
कि सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया 600 जूल, मतलब सिस्टम के अंदर 600 जूल गया, मतलब क्यू क्या होगा यहाँ, पॉजिटिव होगा, है ना। 600 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, बोल भी रहे हैं इसलिए राइटिंग का कोई वो नहीं, फ्रॉम द सराउंडिंग्स। कैलकुलेट द चेंज इन internal energy of the system, अब एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A sample of gas present in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant pressure of 1 atm from a volume of 2 liter to 12 liter. During this process, it absorbs 600 joule of heat from the surroundings. Calculate the change in internal energy of the system during the process. तो देखो सबसे आसान तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या फर्स्ट लॉ को। सबसे पहले तुमने लिखा कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सबसे पहले ये सॉल्यूशन, अब तुमको ये तीनों चाहिए, ठीक। क्वेश्चन पढ़े तो तुमको दिख गया यार क्यू तो दिया हुआ है कि प्लस 600 जूल, क्यों लिए, क्योंकि देखो ना दिया हुआ है कि 600 जूल, इट एब्जॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग से 600 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर 600 जूल हीट जा रहा है एनर्जी, तो क्यू प्लस के साथ लिखेंगे, प्लस के साथ लिख दिए। अब वर्क अपने को निकालना है, एक बार क्या करो क्यू डब्ल्यू निकाल दो फिर पुट कर लेना, है ना, सबसे बेस्ट तरीका है। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब क्वेश्चन पढ़ो। सैंपल ऑफ गैस प्रेजेंट इन ए सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपेंड्स अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm अगेंस्ट ए कांस्टेंट, गैस एक्सपेंड कर रहा है अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, अगेंस्ट ए कांस्टेंट मतलब बाहर का प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 atm, यानी एक्सटर्नल कितना हो गया 1 atm, है ना, प्रेशर लिख दिया। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम कितना का हुआ, चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर टू 12 लीटर, मतलब V1 है 2, V2 कितना है 12, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी क्या होगा, V2 माइनस V1 होगा। इसका मतलब 12 माइनस 2 10 लीटर का चेंज आएगा। और क्या डेल्टा वी की जगह हम लोग 10 लीटर लिख सकते हैं। इसका मतलब जो वर्क है वो कितना हो गया 10 माइनस 1 माइनस 10 एटमॉस्फेयर लीटर। अब तुमने क्या किया, Q भी निकाल दिया, W भी निकाल दिया, अब तुमको डेल्टा U निकालना है ना। और डेल्टा U इज इक्वल टू, अच्छा इसको अगर जूल में वो चाहिए सपोज, क्योंकि देखो हीट जूल में दिया है ना, तो ये वाली चीज़ अगर जूल में है तो ये वाली भी चीज़ तो तुम जूल में ही लाओगे, दो सेम वो यूनिट में रहेगा तब ना जोड़ोगे। तो एटमॉस्फेयर लीटर को जूल बना दो, बनाओ जूल, क्या करोगे -10 इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -1013 जूल हो जाएगा, है ना। अब तुमने वर्क भी जूल में निकाल लिया, एक क्यू भी जूल में निकाल लिया, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा क्यू प्लस डब्लू, है ना। क्यू कितना है 600 जूल प्लस डब्लू कितना है -1013 जूल, 600 जूल माइनस 1013 जूल कितना होगा बता दो तो जल्दी, -413 जूल। किसी को कहीं दिक्कत लगा क्या, एकदम बहुत आराम से किए हैं। W माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी से निकाल लिए, इतना आ गया। अब W ऑलरेडी देखो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी से निकालोगे ना तो W जो भी आएगा वो अपना प्रॉपर साइन के साथ ही आएगा, तुमको सोचना ही नहीं कि बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम क्या हो रहा है, कुछ नहीं। अगर इससे निकालोगे तो सब अपना जो आएगा वो सही है, निकाल दिए, क्लियर। डेल्टा वी यहाँ से निकाले, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है ये निकाल दिए, ठीक। वर्क निकल आया और Q निकल आया, और हमने क्या किया डेल्टा U इस फॉर्मूला को Q प्लस W, यहाँ साइन प्लस ही रहेगा हमेशा, है ना। अब Q की जगह प्लस 600 जूल डाले, चलो प्लस 600 जूल, और प्लस वर्क की जगह जो वर्क आया था उसकी वैल्यू डाले ये। और इससे पहले हमने क्या किया एटमॉस्फेयर वो लीटर की जो वैल्यू थी उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को नहीं समझाया जा सकता, ओके। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होगा कि सपोज एक गैस का प्रेशर के बारे में बात कर रहा होगा, है ना, एक गैस का प्रेशर की बात हो रही होगी, और गैस का प्रेशर का मोल्स दे रखा होगा, टेम्परेचर दे रहा होगा, और V दे रखा होगा। मान लो अगर तुम वर्क डन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखोगे, सपोज वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो क्या लिखोगे P इंटू डेल्टा वी या P डी वी, यही तो लिखोगे P डी वी या P डेल्टा वी माइनस के साथ।
अब ये पी क्यों लिखे, क्योंकि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल के लिए बोल रहे हैं। रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के बराबर होता है। अब गैस का प्रेशर ना दे के उसका मोल्स दे दिया, आर दे दिया है, टी दे दिया, वी दे दिया, तो क्या प्रेशर नहीं निकल जाएगा? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा दोगे तो प्रेशर ऑफ गैस क्या निकल जाएगा? एन आर टी अपॉन वी से प्रेशर ये निकल जाएगा। पी यहाँ रखो, चेंज इन वॉल्यूम, आंसर वर्क का। और फर्स्ट लॉ लगा के जो भी पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है तो वो निकाल दो, क्यू पूछ रहा है तो वो निकाल दो। कभी कभी ऐसा होगा कि डेल्टा यू दे देगा, डब्ल्यू दे देगा, क्यू निकलवाएगा, वो भी निकल जाएगा। तो दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तुमको मैं क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, क्वेश्चंस ट्राई करना, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास अगर हो सके तो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो पूछना, फिर आगे भी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। अभी टाइप्स अभी बहुत बाकी, अभी तो शुरू किए हैं फ्लॉट, है ना। अभी दिखाएंगे कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस वो कर ही दूँ क्या अभी, कि वो नेक्स्ट वो क्लास में करूँगा? बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर पूछा जाए वर्क डन क्या होगा तो कैसे निकालेंगे? वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, तो कैसे करेंगे बता सकते हो? आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहा है, इसका मतलब क्या? डेल्टा टी ज़ीरो है। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी ज़ीरो है और डेल्टा यू क्या होता था? याद करो, एक फॉर्मूला बताते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी जब ज़ीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी तो ज़ीरो होगी आइसोथर्मल के लिए, ठीक। तो आइसोथर्मल में हमको इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे भाई, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, ये अपना फर्स्ट लॉ का इक्वेशन। डेल्टा यू हो गया ज़ीरो आइसोथर्मल में, क्योंकि आइसोथर्मल में डेल्टा टी होता है ज़ीरो, तो लिखना सिंस डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो तो डेल्टा यू इज ऑल्सो ज़ीरो, ठीक। तो डेल्टा यू हो गया ज़ीरो, क्यू प्लस डब्लू, यानी क्या डब्लू इज इक्वल टू माइनस क्यू होगा। डब्लू को इधर रखो, क्यू को इधर भेज दो, तो डब्लू इज इक्वल टू माइनस क्यू। दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। क्लियर, ठीक है ना। अब ड्यूरिंग आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन निकालो, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस तो कैसे निकालेंगे? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। चलो यहाँ पी एक्सटर्नल लिख दो, जनरल हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब आइसोकोरिक है तो डेल्टा वी तो ज़ीरो है ना, तो माइनस पी एक्सटर्नल कुछ भी हो, डेल्टा वी ही ज़ीरो हो गया तो वर्क डन तो ज़ीरो हो गया ना आइसोकोरिक में, ठीक है। तो आइसोकोरिक में वर्क डन ज़ीरो हो गया। और सपोज पूछ देगा कि भाई आइसोकोरिक में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो क्या करोगे? फर्स्ट लॉ लिखोगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, एंड सिंस डब्लू इज जीरो इन आइसोकोरिक सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, है ना। तो इस टाइप से तुमसे पूछ सकता है। तीसरा, थर्ड इसी में लिख लो, एडियाबैटिक, अच्छा एडियाबैटिक बोल दिया तो ड्यूरिंग एडियाबैटिक, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? क्यू ज़ीरो होता है, क्यू ज़ीरो है, तो अगर फ्लॉट लगाओगे, फ्लॉट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज कॉल्ड फ्लॉट। ये जितना भी लिखे हैं ना, जितनी बार ये लिखे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन। तो Q इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डेल्टा E इज इक्वल टू होता है Q प्लस डब्लू, Q तो ज़ीरो हो गया, तो डेल्टा E जो है क्या वो वर्क के बराबर हो जा रहा है? यानी बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा E। क्लियर है ना ये चीज़, ठीक है। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस की अगर बात हो तो साइक्लिक प्रोसेस ये भी इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक प्रोसेस, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो हम क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक प्रोसेस है तो भाई हमारा जो भी स्टेट फंक्शन होता है वो तो ज़ीरो होता है, और फ्लॉट लिखोगे तो फ्लॉट है डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। इसमें स्टेट फंक्शन कौन है? यू, क्यू और डब्लू तो पाथ फंक्शन है, जाके देख लो फिर से एक बार पीछे, क्यू और डब्लू पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन ये,
तो ये ज़ीरो हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस है तो ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। ये सारा अच्छे से कॉपी में लिख लो, नोट्स बन जाएगा प्रॉपर तरीके से। अब इस पे कल हम लोग थोड़ा इसका बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे, पॉज करके लिख सकते हो आप, है ना। ओके, वेरी गुड। तो इस लेक्चर को भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, देख लेना संडे तक, फिर क्वेश्चंस भेजूंगा, आज नहीं तो कल भी भेज सकता हूँ। ओके, बाय।